यस, टाटा स्टील ने इतनी बार डिविडेंड भी दिए हैं, बोनस भी दिए हैं, सब कुछ सही है, लेकिन अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक साइक्लिक इंडस्ट्री है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ टाटा स्टील की नहीं, JSW, इवन पूरे स्टील इंडस्ट्री की। सो अगर आप इसमें इन्वेस्टर हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बात सिर्फ टाटा स्टील या JSW स्टील की नहीं है, हमें समझना पड़ेगा पूरी स्टील इंडस्ट्री को, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस इंडस्ट्रीज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं। आपने रिसेंट पॉलिसी भी पढ़ी होगी कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है स्टील इंडस्ट्री पे। यस, इससे इनके मार्जिन्स भी डाउन होंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी डाउन होगी। Short term, yes, there will be an impact of the export taxes in the pricing of steel for the domestic markets, and I think the intention is to cool down inflation. India should position itself as a country which can step into the gaps which are created by and now Ukraine and Russia moving out of the global trade markets. इसका रीजन इन्फ्लेशन रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमें इस पूरी इंडस्ट्री को एक बार डिटेल में जरूर समझना चाहिए। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और डिटेल में इस इंडस्ट्री को समझते हैं। सो स्टील के एक्सपोर्ट पे गवर्नमेंट ने लगा दिया है 15% का टैक्स। क्यों ये चीज की है, इसको समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वर्ल्ड में स्टील प्रोड्यूस सबसे ज्यादा कहां पे होता है, कंज्यूम सबसे ज्यादा कहां पे होता है, और इसका कंजम्पशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका फर्क क्या पड़ता है। सो एक्चुअली अगर आपको पता करना है कोई कंट्री ग्रो कर रही है या नहीं, उस कंट्री में अगर स्टील का कंजम्पशन कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो कंट्री ग्रोथ के राह पे है। अब ऐसा क्यों, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि स्टील का एक्चुअल यूसेज कहां पे होता है। सो बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में 52%, यानी कि वर्ल्ड में अगर 100 मेट्रिक टन प्रोड्यूस हो रहा है स्टील तो 52% बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी कि वहां पे होम बिल्डअप या फिर आप रोड एंड ब्रिजेस के बिल्डअप में लगते हैं स्टील। तो ये तो कंट्री के डेवलपमेंट में ही काम आता है। एंड दूसरे नंबर पे अगर आप देखोगे मैकेनिकल इक्विपमेंट, यानी कि फैक्ट्रीज और वहां पे लगने वाली मशीनें, उसके बाद ऑटोमोटिव यानी कि कार्स, मोटर पार्ट्स, इन सारी चीजों में इसका इस्तेमाल होता है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। बट जो मेजर चंक है मैकेनिकल इक्विपमेंट, ऑटोमोटिव एंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है स्टील का। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी कंट्री के पास एक लिमिटेड स्टील है तो वो ये नहीं चाहेगा कि कभी भी स्टील के प्राइसेस बढ़े। क्यों? क्योंकि अगर कंसिस्टेंटली स्टील के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, मैकेनिकल इक्विपमेंट, ऑटोमोटिव, ये सारी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि कंट्री की ग्रोथ रुक सकती है या एक पॉज ले सकती है। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया। बट उसके भी पहले हम वर्ल्ड लेवल पे समझेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे क्या प्रोडक्शन है और क्या कंजम्पशन है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो वर्ल्ड लेवल पे लगभग 2000 मिलियन मेट्रिक टन्स जो है ये स्टील प्रोड्यूस होता है। उसमें से 50%, ऑलमोस्ट 50 to 53% चाइना प्रोड्यूस करता है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन एंड देन इंडिया प्रोड्यूस करता है, एंड रशिया का भी यहाँ पे एक बड़ा रोल है जो कि 5th नंबर पे आता है। अब चूंकि रशिया और यूक्रेन का चल रहा है वॉर, प्लस यूरोपियन यूनियन, इनकी जो पूरी की पूरी खपत है या फिर वर्ल्ड की जो खपत है उसमें से 75 में से रशिया 31 मिलियन मेट्रिक टन एक्सपोर्ट करता है, याद रखो। लेकिन अब चूंकि वॉर चल रहा है तो ये 31 मिलियन मेट्रिक टन एक्सपोर्ट तो रशिया का हो गया बंद, क्योंकि काफी सारे बाइकआउट चालू है। अब इस चीज को कौन पूरा करेगा? इस चीज को वही पूरा करेगा जिसके पास एक्सेस कैपेसिटी में या एटलीस्ट एक अच्छी खासी कैपेसिटी हो, और इंडिया के पास एक अच्छी खासी कैपेसिटी है। आप यहाँ पे देख रहे हो, यस, चाइना से तो 1/10 है हम, लेकिन एटलीस्ट हैं हम 2nd नंबर पे, है ना। तो हम एटलीस्ट उस कमी को, ये जो 31 मिलियन मेट्रिक टन की कमी है, इसको कुछ हद तक तो पूरा कर सकते हैं आप। चूंकि इतना स्टील कम हो चुका है वर्ल्ड से, तो इसको जो भी पूरा करेगा उसे मिलेंगे हाई प्राइजेस। और ये चीज़ आप देख सकते हो स्टील के प्राइजेस में कि कैसे ये जो येलो लाइन है आप यहाँ पे देख रहे हो कि लास्ट 1 साल में कितने स्टील के प्रोडक्ट्स में कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट आ चुका है। और ये लास्ट 3 मंथ का ब्लू लाइन में भी आप देख रहे हो, ये इस तरफ, ये इंक्रीमेंट की तरफ ही है। क्यों? क्योंकि रशिया की तरफ से जो एक्सपोर्ट था वो तो हो गया बंद। अब इसको पूरा करने के लिए जो बाकी कंट्रीज हैं या जो बाकी कंपनियां हैं उन्होंने अपने कदम बढ़ाए और प्राइजेस धनाधन यहाँ पे बढ़ गए। अब प्राइजेस बढ़ने की वजह से हमारी कंपनियां, जो इंडिया की कंपनियां, वो एक्सपोर्ट करने लगे। क्यों?
क्योंकि जाहिर सी बात है उनको बाहर से पैसा ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि बाहर जहाँ पे पहले एक्सपोर्ट होता था, जो रशिया करता था, उसकी पूर्ति ये कंपनियां कर रही हैं, ये पूरा कर रही हैं। लेकिन क्या हम इसको नंबर्स में देख सकते हैं? यस, इसको हम नंबर्स में भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन 2021 हमारा जो कंजम्पशन था वो 106 मिलियन मेट्रिक टन का है, यानी पूरे इंडिया में जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टील का जो यूज़ है वो मेनली इंफ्रा के लिए यूज़ हो रहा है और उसमें हमारा 106 मिलियन मेट्रिक टन का यूज़ है और हमारा जो प्रोडक्शन है वो लगभग 110 मिलियन मेट्रिक टन का, यानी कि हम सिर्फ एक्स्ट्रा 4 मिलियन मेट्रिक टन इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस चीज़ को फोकस करते हुए गवर्नमेंट ने ये बोला कि हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, किस चीज़ की? ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करने की। और इसीलिए हर कंपनी ने अपना कैपेक्स किया, है ना, कैपेक्स किया, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया कि हम अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, क्योंकि इंडिया में इस चीज़ का कंजम्पशन कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। याद रखो, कंजम्पशन बढ़ रहा है और ये चीज़ हम टाटा स्टील के डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। टाटा स्टील का ये डॉक्यूमेंट है उनका ईयरली रिजल्ट के फॉर्मेट में। 2030 तक जो टाटा स्टील की, अकेले की टाटा स्टील की कैपेसिटी 35 to 40 मिलियन मेट्रिक टन करने की है, ठीक है। सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इसको बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इंडिया की ग्रोथ चाहते हैं, हम चाहते हैं इंडिया ग्रो करे, यानी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। लेकिन अब की सिचुएशन में चूंकि बाहर प्राइस ज़्यादा मिल रहा है तो ये कंपनियां बाहर एक्सपोर्ट कर रही हैं और उसकी वजह से इंडिया में और प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में अगर कमी होगी तो जाहिर सी बात है स्टील के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। सो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लगा दिया है 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो यहां तक आपको ये क्लियरली समझ में आ गया कि यस, अगर इंडिया को ग्रो करना है तो स्टील की ज़रूरत पड़ने वाली है और स्टील एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो कराने में। लेकिन अभी के लिए जस्ट इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, इसलिए गवर्नमेंट ने 15% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। लेकिन ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, रॉ मटेरियल्स के साथ यही होता है कि अगर कल को शुगर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो गवर्नमेंट जो है शुगर पे इस तरह का चीज़ें लगा देती है, उसकी पॉलिसी में बदलाव करती है। अगर आलू के दाम बढ़ जाएंगे तो उस पर पॉलिसी लगा देती है, टमाटर के दाम बढ़ जाएंगे तो उस पर पॉलिसी लगा देती है। जब भी जो कंपनी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है उसके लिए हमेशा ये प्रॉब्लम होती ही है। हाँ, अगर आप आलू की बजाय फ्रेंच फ्राइज बेचोगे, टोमेटो की जगह पे केचप बेचोगे तो आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें नहीं लगती, क्योंकि आप वैल्यू एडेड सर्विस दे रहे हो और उस वैल्यू एडेड सर्विस का आप चार्ज कर रहे हो, तो आपके ऊपर इस तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते। अब इस एक्स्ट्रा चार्जेस की वजह से क्या होता है कि मेटल इंडस्ट्री ऑलवेज स्ट्रगल करती है। तो मैं आपको ये चीज़ डेटा में भी दिखाता हूँ। तो ये साइकिल आप यहाँ से देख रहे हो कैसे नीचे, ये 2 साल नीचे गया, फिर 2 साल ऊपर गया, फिर 2 साल नीचे गया, फिर 2 साल ऊपर गया, फिर 2 साल नीचे गया और फिर अब 2 साल ऊपर। आई थिंक अब यहाँ से डाउन टर्न आ सकता है आने वाले 2 साल में, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब यही सेम चार्ट को फॉलो करता है अपना टाटा स्टील भी। टाटा मैक्स पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब देखो इन्वेस्टर के नज़र से कि कैसे टाटा स्टील ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, और अभी यहाँ पे टॉप पे है। हो सकता है कि ये एक डाउन टर्न फेज देखे। इसीलिए मेटल इंडस्ट्री में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। एंड व्हेन आई से मेटल, मतलब रॉ मटेरियल वाले में, देखो इसमें जो ओनर है वो ज़रूर पैसा बनाता है क्योंकि ये एक प्रॉफिटेबल कंपनियां होती हैं, लेकिन इन्वेस्टर उतना पैसा नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन होता है। जब भी ये पिकअप करती है, ऊपर जाने वाली रहती है, ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है जहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई बदलाव आ जाता है। जैसे ये कंपनियां बहुत ज़्यादा ओवर प्रॉफिट बनाने लगती हैं, तुरंत गवर्नमेंट की पॉलिसी में बदलाव आ जाता है। तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, ग्रो करने के लिए, या फिर लोगों के लिए, जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ पानी, फूड, खाना, इन चीज़ों का बिजनेस करने वाली कंपनियां, ओनर भले पैसा बनाए, इन्वेस्टर बहुत पैसा नहीं बना पाते। इन चीज़ों को लेकर के आपने इस पर कोई वैल्यू एडेड सर्विस दी है, यस, तब आप पैसा बना सकते हो क्योंकि आप कॉस्ट ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो मैकडोनल्ड्स में जाने वाला बंदा फ्रेंच फ्राइज़ का अगर 10 रुपया दे रहा है तो वो 15 रुपया भी दे देगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, या एक दिन नहीं खाएगा। लेकिन एक जो आम आदमी सादा आलू खरीद के खा रहा है, उसकी सब्जी खा रहा है, वो
20 रुपए की आलू का 30 रुपया नहीं देगा, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को रॉ मटेरियल में ऑलवेज कंट्रोल करना पड़ता है। बाकी टाटा स्टील कंपनी का अगर हम एनालिसिस करें, उसको एक बार देखें, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कंपनी जो है लगभग 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है। 51% रेवेन्यू जो है इंडिया से आता है और जो बचा हुआ 49% का रेवेन्यू है वो अदर यूरोप कंट्रीज एंड बाकी अलग जगह से आता है। टाटा स्टील एक ऐसी कंपनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जहां पे शुरू से लेकर के एंड प्रोडक्ट तक सब कुछ ये कंपनी प्रोड्यूस करती है, बनाती है, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो उसके बाद उसमें से एक्सट्रैक्शन हो, उसके बाद एक्चुअल एलॉय प्रोडक्ट बनाना या फिर स्टील के प्रोडक्ट्स बनाना वो भी, और उनको सेल करना। तो ये सारे स्टेज में कंपनी इन्वॉल्व है। इस पूरी चेन का इसको फ़ायदा ज़रूर मिलता है, बट चूंकि ये प्रोडक्शन यहाँ से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, रॉ मटेरियल वाला काफ़ी कुछ, इस वजह से ये जो इंडस्ट्री है ये एक साइक्लिक इंडस्ट्री है, नॉट एज अ FMCG जैसी जो धीरे धीरे बढ़ती है, या पेंट इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इस कंपनी का अगर आप डिविडेंड का हिस्ट्री देखोगे तो 2001 से कभी 5 रुपए का, 4 रुपए का, 8 रुपए का, 10 रुपए का, लगातार ये कंपनी ऑलमोस्ट हर साल आप देख सकते हो कि कंसिस्टेंटली बोनस देती रहती है या फिर डिविडेंड देती रहती है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इंडस्ट्री में ही प्रॉब्लम है। अगर आप सोच रहे हो कि आपका लगातार पैसा बन जाएगा तो आई थिंक वो मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने अब बताया ये एक साइकिल के जैसा मूव होता है। अगर हम यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करें तो आप देख रहे हो ये कैसे ये ऊपर फिर नीचे ऊपर नीचे ऐसा मूव होता है। अगर आप कहीं ऊपर इसको आपने बाय कर लिया यहाँ पे टॉप पे, जैसे यहाँ पे, तो आपका 2-4 साल के लिए पैसा वहाँ पे वहाँ तक पहुँचने में 2-4 साल लग जाएगा। अब यहाँ पे किया था तो ये देखो पार करने में 4 साल लग गया, यहाँ पे किया था तो 4 साल लग गया, यहाँ पे किया था तो फिर से 4 साल लग गया। तो इस तरीके से आप कहाँ बाय कर रहे हो इस पर बहुत डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप लोअर में पकड़ रहे हो तो आपका फटाफट पैसा बनता है, लेकिन अगर आप टॉप पे पकड़ रहे हो तो फिर थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर आप सेल्स के नज़रिए से देखोगे तो यस, यहाँ तक तो सेल्स स्टैग्नेंट थी, अब ये सेल्स जंप हुई है। वहीं अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे 2011 से लेकर के 2022 तक, तो 2011 में 9,000 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 7,000 करोड़ का घाटा हुआ, फिर यहाँ पे देखो वही 2020-21 तक आते आते इसका प्रॉफिट लगभग उसी रेंज में 10,000 करोड़ तक 2019 तक, मतलब सेम रेंज में ही प्रॉफिट था, ऐसे कंसिस्टेंटली बढ़ नहीं रहा है। और यहाँ पे देखो 40,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो ये कंपनी ऐसे ही है, ये ऐसे करती रहेगी ऊपर नीचे की तरफ। हाँ, आपका नुकसान नहीं होगा अगर आप लॉन्ग समय तक बने हो, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं होगा। सो मैं इस इंडस्ट्री में इतना इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। अगर आपको लगता है कि यस आपके लिए सही इंडस्ट्री है, आपने बॉटम पे पकड़ा है, तो शायद आप इन्वेस्टेड रह सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आपका प्रॉफिट बन चुका है ना, तो एटलीस्ट आप काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करके थोड़ा इसमें आप छोड़ सकते हो। अगर नीचे आया तो एक्यूमुलेट कर लेना, नहीं तो मे बी आप अपने पैसे को किसी स्टील के प्रोडक्ट वाली कंपनी की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, जैसे कि अपोलो ट्राइकॉट, या उसमें कुछ एनालिसिस कर सकते हो जो प्रोडक्ट सिर्फ बनाती है, जो अपना कॉस्टिंग ट्रांसफर कर सकती है क्लाइंट। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको काम का लगा होगा और आपको जरूर इससे कुछ सीखने मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।